मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो चैनल है स्पेशली एमए इन एजुकेशन, बीएड और जेबीटी और बीटीसी क्लासेस के लिए है। इसके अलावा जो स्टूडेंट सीटेट, टेट और एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं एजुकेशन के हर टॉपिक को यहाँ पे कवर करूँगी। तो अब देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्जेंट वर्सेस कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी कि डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग का आज हम कंपैरिजन देखेंगे, या कह सकते हैं डिफरेंस क्या होता है दोनों में, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग में। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने किया था डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, उन दोनों से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हमने किए थे। तो जब तक आप उस वीडियो को नहीं समझ पाएंगे, यानी कि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग का, तब तक आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। तो उससे पहले उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डाइवर्जेंट वर्सेस कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी कि डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आता है डायरेक्शन ऑफ डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी कि हम दिशा की अगर बात करें, डायरेक्शन की बात करें, तो किस तरह से दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग एक्सप्लोर्स वेरियस आउटवर्ड डायरेक्शंस दैट कैन पॉसिबली लीड टू अ सॉल्यूशन, whereas convergent thinking is quite linear and inwardly centers on the strongest solution। देखिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग में जो है व्यक्ति दिशाओं में सोचता है, यानी कि एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे सॉल्यूशंस वो फाइंड आउट कर लेता है। जबकि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है वो लीनियर होती है, उसमें व्यक्ति एक दिशा में जाता है, उसमें व्यक्ति फोकस करता है किसी भी चीज़ पर, या एक स्ट्रॉन्गेस्ट जो सॉल्यूशन होता है उसको फाइंड करता है। नंबर 2, नॉवेल्टी, यानी कि नयापन, novelty of divergent and convergent thinking। Divergence focuses on unique ideas or original products, while convergence considers the utilization of previous techniques। देखिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग में व्यक्ति जो है यूनिक और ओरिजिनल आइडियाज़ पर फोकस करता है, यानी कि उसके जो आइडियाज़ होते हैं बिल्कुल यूनिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उसके अपने होते हैं, मौलिक होते हैं। लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, जो प्रीवियस टेक्निक्स का यूज किया होता है उन्हीं का यूटिलाइज किया जाता है, यानी कि उन्हीं को प्रयोग में लाया जाता है। जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी डाटा है, उसी के आधार पर एक बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। तो इसमें जो है नयापन नहीं होता। डाइवर्जेंट थिंकिंग में नॉवेल्टी होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग में नॉवेल्टी नहीं होती, इसमें प्रीवियस टेक्निक्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है। नंबर 3, लिमिट ऑफ डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। देखिए, अगर हम लिमिट की बात करें तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग में लिमिट क्या होती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग सीक्स टू फाइंड आउट द डेफिनेट आंसर, on the other hand divergent thinking views possible answers as limitless। देखिए, कन्वर्जेंट थिंकिंग में व्यक्ति एक डेफिनेट आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। मान लीजिए आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो जो भी उनके ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से जो करेक्ट होता है आप उनको टिक करते हैं, तो यहाँ पे एक डेफिनेट आंसर होता है, यानी कि एक चीज़ पर फोकस किया जाता है। जबकि डाइवर्जेंट थिंकिंग लिमिटलेस होती है, उसमें व्यक्ति एक ही क्वेश्चंस के बहुत सारे आंसर्स वो फाइंड आउट कर सकता है। नंबर 4, एफिशिएंसी। देखिए, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग में अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो कौन सी बेस्ट है। कन्वर्जेंट थिंकिंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन डिसीजन मेकिंग टास्क, वाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग इज नीडेड इन फिगरिंग आउट प्रोबेबल ऑप्शंस। देखिए, कन्वर्जेंट थिंकिंग ज़्यादा इफेक्टिव तब होती है जब व्यक्ति को डिसीजन लेना होता है। मान लीजिए आपको 5 कंपनियों से ऑफर मिला है जॉब के लिए, तो आप पांचों को एनालाइज करेंगे, उसके आधार पर बाद में आप सोच समझ के डिसीजन लेंगे कि कौन सी कंपनी मेरे लिए बेस्ट होगी। तो उसी एक को चूज करेंगे, 5 कंपनियों को तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते। तो जहाँ डिसीजन की बात की जाती है वह कन्वर्जेंट थिंकिंग का यूज किया जाता है, यानी कि जहाँ एक अच्छा डिसीजन व्यक्ति को लेना होता है। जबकि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है उसकी आवश्यकता कहाँ होती है, जहाँ प्रोबेबल ऑप्शंस फाइंड आउट करने होते हैं, यानी कि एक ही क्वेश्चंस के जो बहुत सारे ऑप्शंस जब व्यक्ति को फाइंड आउट करने होते हैं, तो वहाँ जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है।
नंबर 5, वैल्यू ऑफ आंसर्स इन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। देखिए, जो भी आंसर किसी क्वेश्चंस का आप देते हैं तो उसकी कितनी वैल्यू है डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग में। इन डाइवर्जेंट थिंकिंग द मल्टीपल आंसर्स आर ऑफ इक्वल वैल्यू। On the contrary, convergent thinking dictates that there must be a certain answer with the highest value. देखिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग में व्यक्ति डाइवर्ज होकर सोचता है, दिशाओं में सोचता है, तो जितने भी आंसर्स वो फाइंड आउट करता है, यानी कि एक ही क्वेश्चंस के बहुत सारे प्रोबेबल आंसर्स वो देता है, तो जितने भी मल्टीपल आंसर्स हैं उन हर आंसर की इक्वल वैल्यू होती है, यानी कि वो उतना ही इम्पोर्टेंट है हर आंसर। लेकिन इसके ओपोजिट अगर हम बात करें कन्वर्जेंट थिंकिंग की, तो जहाँ कन्वर्जेंट थिंकिंग में एक बेस्ट आंसर पर फोकस किया जाता है जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है, यानी कि जो भी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको हैं, तो उनमें से आपका एक जो बेस्ट आंसर होगा वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू रखेगा। ठीक है। नंबर 6, ब्रेन एक्टिविटी इन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। देखिए, ब्रेन एक्टिविटीज़ का क्या रोल है डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग में। Since divergent thinking is mostly associated with artistry, it mainly stimulates the right hemisphere of the brain. As for convergent thinking, it is generally related with logic, which is generally processed in the left hemisphere. देखिए, सबसे पहले देखते हैं राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। तो राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन जो है बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और जितने भी आर्ट और क्रिएटिविटी से रिलेटेड टास्क हैं उनको परफॉर्म करता है, और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो जो है बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है और जितने भी लॉजिक से रिलेटेड काम होते हैं उनको परफॉर्म करता है। जो कि मैथमेटिक्स और साइंस से रिलेटेड जितने भी काम हैं उनको कौन परफॉर्म करता है, प्रोसेस करता है लेफ्ट हेमिस्फीयर ब्रेन का। यानी कि ब्रेन का लेफ्ट साइड वाला आधा पोर्शन है वो लॉजिक से रिलेटेड होता है और राइट साइड वाला आधा पोर्शन जो ब्रेन का है वो आर्ट और क्रिएटिविटी से रिलेटेड होता है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का सीधा संबंध जो है आर्ट और क्रिएटिविटी से होता है, तो ये जो है राइट हेमिस्फीयर से रिलेटेड होती है। और जो लॉजिक से रिलेटेड कौन सा ब्रेन का पार्ट होता है वो होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग का जो संबंध है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर से होता है, क्योंकि लॉजिक से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो लेफ्ट हेमिस्फीयर के द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं। नंबर 7, रीजनिंग इन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। देखिए, रीजनिंग का क्या रोल है डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग में। डिडक्टिव रीजनिंग इज फॉलोड इन कन्वर्जेंट थिंकिंग एज अ लॉजिकल आंसर इज डेराइव्ड बाय एलिमिनेटिंग द अदर लेस रिलायबल डाटा। कन्वर्सली, डाइवर्जेंट थिंकिंग लीन्स टॉवर्ड्स इंडक्टिव रीजनिंग एज आइडियाज स्टम आउट फ्रॉम अ मेन प्रोपोजिशन। सबसे पहले देखते हैं डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है। देखिए, डिडक्टिव रीजनिंग में व्यक्ति जर्नल टू स्पेसिफिक जाता है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट तथ्यों की ओर जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ऑल मैन आर मॉर्टल, एक सेंटेंस है, तो उसके आधार पर ये एक जनरलाइज फैक्ट है, तो इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं, रोहित इज मॉर्टल, सोहन इज मॉर्टल, राम इज मॉर्टल। जबकि इंडक्टिव रीजनिंग में क्या है, हम स्पेसिफिक लेंगे और जर्नल की तरफ जाएंगे। स्पेसिफिक क्या लेंगे, हमने कहा रोहन इज मॉर्टल, सोहन इज मॉर्टल, राम इज मॉर्टल। इसके आधार पर हम कहेंगे कि रोहन, सोहन, मोहन जो भी हैं सबके बारे में हमने क्या कि मॉर्टल हैं, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ऑल मैन आर मॉर्टल। तो ये क्या किया, हमने स्पेसिफिक फैक्ट लिए, उसके आधार पर हमने जर्नलाइज किया। लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि जो भी जर्नलाइज किया हुआ रूल होता है उसके आधार पर हम कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स लेते हैं। तो जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो डिडक्टिव रीजनिंग से रिलेटेड होती है। इसमें क्या होता है, लॉजिकल आंसर को डिराइव किया जाता है और जो भी लेस रिलायबल डाटा होता है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। जबकि जो इंडक्टिव रीजनिंग है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आइडियाज होते हैं, उसके आधार पर एक जनरलाइज फैक्ट निकाला जाता है। तो इसका संबंध जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग से होता है। नंबर 8, टाइम इन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। देखिए, टाइम का क्या रोल है डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग में। एज डाइवर्जेंट थिंकिंग वेलकम्स ऑल पोटेंशियल्स, द प्रोसेस ऑफन इंड्योर्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। एंटीथेटिकली, convergent thinking concludes earlier as it only considers what is perceived as highly relevant। देखिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग में बहुत सारी पोटेंशियलिटीज़ होती हैं, यानी कि व्यक्ति बहुत सारे आइडियाज़ फाइंड आउट करता है, तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
उसके विपरीत जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है उसमें व्यक्ति जो भी तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उसके आधार पर एक हाईली रेलिवेंट आंसर को परसीव्ड करता है। तो उसमें जो टाइम है वो बहुत कम लगता है बजाय कि डाइवर्जेंट थिंकिंग के। नंबर 9, सर्टेनिटी ऑफ डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। देखिए यकीन किस पे ज़्यादा किया जा सकता है, निश्चितता किसकी ज़्यादा होती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग सीज फिक्स्ड साइड्स, समथिंग इज आइदर ब्लैक और वाइट। However, divergent thinking views concepts less rigidly. It considers the gray areas and less certain perspectives of the solutions. देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है फिक्स्ड साइड्स को देखती है, यानी कि या तो ब्लैक होगा या वाइट। दो एरिया है तो उनमें से कहेगी या तो ब्लैक है या वाइट है। जबकि डाइवर्जेंट थिंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा रिजिड है। इसमें जो है व्यक्ति सिर्फ ब्लैक और वाइट को ही नहीं देखता, वो कहेगा ग्रे भी तो हो सकता है, यानी कि दूसरे एरियाज को भी वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। नंबर 10, क्वेश्चंस इन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। देखिए डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्वेश्चंस किस प्रकार के होते हैं। कन्वर्जेंट क्वेश्चंस स्टार्ट्स विद हु, वेयर, व्हाट और व्हेन। डाइवर्जेंट क्वेश्चंस यूजुअली बिगिन विद हाउ, कुड, व्हाट, माइट और सपोज। देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग में जो क्वेश्चंस होते हैं वो हु, वेयर, व्हाट और व्हेन से शुरू होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आंसर क्या होगा, नरेंद्र मोदी, यानी कि एक ही फिक्स आंसर है। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, मानो आपने कहा दिल्ली जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ, तो आंसर एक ही है। व्हाट आर यू डूइंग, व्हेन आर यू कमिंग हेयर। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड होते हैं जिनका एक फिक्स आंसर होगा। जबकि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हाउ, कुड, व्हाट, माइट और सपोज से स्टार्ट होते हैं। मान लीजिए आपने कोई काम करना है या कोई प्रॉब्लम ली है, उसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या हाउ कुड, आप इस प्रॉब्लम को कैसे कर सकते हैं, व्हाट माइट, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, यानी कि जिसमें कैसे कर सकते हैं, क्या हो सकता है, जिसमें स्पष्टता होती है। तो उस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जिनके बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं। नाउ वी विल सी विच वन इज बेस्ट। देखिए जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं उनके आधार पर हम देखेंगे कि कौन सी जो है थिंकिंग बेस्ट होती है, यानी कि डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग का हमने कंपैरिजन देखा, बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। उनके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग बेस्ट होती है या कन्वर्जेंट थिंकिंग बेस्ट होते हैं। तो कुछ कंक्लूड हमने किया है, आइए देखते हैं। बोथ डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग आर एसेंशियल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग दोनों ही बहुत एसेंशियल होती हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जब हम कन्वर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग करते हैं और कुछ जगह ऐसी होती हैं जब डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग किया जाता है। Divergent thinking leaves room for ambiguity, while convergent thinking strongly focuses on the exact answers. Divergent thinking जो है स्पष्टता से रिलेटेड होती है। एम्बिग्यूटी का मतलब अस्पष्टता, यानी कि वो अस्पष्ट होती है, उसमें एक ही क्वेश्चंस के बहुत सारे प्रोबेबल आंसर मिल सकते हैं, यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस व्यक्ति फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है वो बिल्कुल स्ट्रांगली फोकस करती है किसी एक एग्जैक्ट आंसर पर। नेक्स्ट पॉइंट, as compared to convergent thinkers, divergent thinkers tend to have better moods. देखिए अगर हम कंपैरिजन करें तो जो कन्वर्जेंट थिंकर्स होते हैं उनकी बजाय डाइवर्जेंट थिंकर्स ज़्यादा बेस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो कन्वर्जेंट थिंकर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में स्किलफुल होते हैं वो, ठीक है। लेकिन जो डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं वो विजनरीज होते हैं, क्योंकि जो भी वो सोचते हैं उनके अपने आइडियाज़ होते हैं, वो बिल्कुल आइडियाज़ उनके जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, ओरिजिनल होते हैं। तो डाइवर्जेंट थिंकर्स ज़्यादा बेस्ट हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डाइवर्जेंस कंसिडर्स अ नंबर ऑफ आइडियाज़ वेयर एज कन्वर्जेंस सीक्स द बेस्ट आइडिया। देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, व्यक्ति के पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग से रिलेटेड होती है, तो व्यक्ति के पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। जबकि जो कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, इसमें व्यक्ति एक बेस्ट आइडियाज़ को चुनता है, जो भी फैक्ट्स हैं उनके आधार पर एक बेस्ट आंसर को निकालने की कोशिश करता है। तो इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग में ओरिजिनलिटी होती है। इसमें क्या होता है कि जो भी डाटा फैक्ट होता है वो पहले से होता है, यानी कि जो भी प्रीवियस टेक्निक्स होती है उनका व्यक्ति यूज करके एक बेस्ट आंसर फाइंड आउट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, डाइवर्जेंट थिंकिंग इज अ लॉन्गर प्रोसेस एज कंपेयर टू कन्वर्जेंट थिंकिंग।
देखिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग होता है क्योंकि इसमें व्यक्ति सर्च करता है, खोजता है, नई नई साइट्स को देखता है, अपने यूनिक आइडियाज़ वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि जो भी डाटा है, फैक्ट्स हैं, उनके आधार पर वो बेस्ट आंसर को फाइंड आउट करता है। तो इसका प्रोसेस, डाइवर्जेंट थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो लॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो दोस्तों, इन सब पॉइंट्स के आधार पर हम कंक्लूड करके कह सकते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग के मुकाबले थोड़ी बेस्ट होती है। वैसे तो दोनों ही इसेंशियल हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जहाँ लॉजिक की बात की जाती है, जहाँ बेस्ट डिसीजन की बात की जाती है, तो वहाँ पर आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग ज़्यादा बेस्ट होती है। लेकिन जहाँ प्रोबेबल आंसर्स फाइंड आउट करने की बात की जाती है तो वहाँ डाइवर्जेंट थिंकिंग ज़्यादा अच्छी होती है। वैसे डाइवर्जेंट थिंकिंग और बेस्ट हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें व्यक्ति के जो आइडियाज़ होते हैं बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं, यूनिक होती है, और इसमें व्यक्ति कुछ सर्च करता है, कुछ नई नई खोज करता है, कुछ एक्सप्लोर करता है। जबकि कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है कि जो भी प्रीवियस टेक्निक्स हैं, जो भी डाटा फैक्ट्स हैं, उनके आधार पर वो एनालाइज करके बेस्ट आंसर फाइंड आउट करता है। तो एज कम्पेयर टू कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग इज मोर एप्रोप्रिएट। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।